भारत का भीम यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान अथवा डी नेपाल। दोस्तों इसका सही आंसर है सी भूटान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री के साथ मिलकर भूटान में भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। अब भूटान ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम यूपीआई के क्यूआर कोड को अपने देश में मान्यता दी है। भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया क्विक रिस्पांस कोड हेतु यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश है। इस तरह भूटान भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है, याद रखें, जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। रुपे कार्ड 2019 में भूटान में आरंभ किया गया था। तो दो तथ्यों को यहाँ पर आप याद रखें कि रुपे कार्ड भारत से बाहर भूटान में 2019 में सबसे पहले आरंभ किया गया। इसके पश्चात अब भीम यूपीआई भी भूटान में कार्य करना आरंभ कर देगी। दोस्तों आइए जानते हैं भीम का विस्तार क्या है और इसे किसने जारी किया है या किसने विकसित किया है। भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी, ध्यान रखिएगा, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, याद रखिएगा, इसके द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों यह मोबाइल फोन के माध्यम से तेज गति से सुरक्षित, विश्वसनीय और कैशलेस भुगतान को सक्षम करने की एक पहल है। भीम यूपीआई अर्थात भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, याद रखिएगा इसका जो विस्तार है भीम यूपीआई का, भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सीधे बैंक के माध्यम से ई भुगतान सुविधा पर आधारित है। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बनाए गए हैं? ए पीयूष गोयल, बी थावरचंद गहलोत, सी हरदीप सिंह पुरी अथवा डी विजयपाल सिंह तोमर। दोस्तों इसका सही आंसर है ए पीयूष गोयल। दोस्तों कुछ समय पहले मोदी सरकार ने कई मंत्रियों को उनके पदों से हटाया और कई का तबादला किया। इन्हीं में से एक है पीयूष गोयल। अब उन्हें 14 जुलाई 2021 को सरकार की ओर से राज्यसभा में, जी हां, जो अपर हाउस है, राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। सदन में नेता का पद, ध्यान रखिएगा, सदन में नेता का पद सत्ताधारी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष के सभी सियासी सवालों का जवाब उन्हें ही देना होता है और सदन के संचालन की जिम्मेदारी भी नेता की ही होती है। दोस्तों पीयूष गोयल से पहले थावरचंद गहलोत के पास ये जिम्मेदारी थी, यानी वे राज्यसभा में सदन के नेता थे, किंतु अब थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है और अब इस कारण राज्यसभा में यह पद खाली था। पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। ध्यान रखिएगा कि 2014 में जब वे पहली बार मंत्री बने केंद्र में, वे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। जी हां, रेल मंत्री के पद से हटाए जाने के पश्चात वर्तमान में अगर देखूं तो उनके पास कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। वर्तमान मोदी सरकार की कैबिनेट में अगर देखी जाए तो उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। इसलिए पीयूष गोयल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास व्यक्ति माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 14 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 16 जुलाई अथवा डी 17 जुलाई। दोस्तों इसका सही आंसर है बी 15 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इस दिवस का उद्देश्य है युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना ताकि वे बेहतर अवसरों को तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सकें। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी। जी हां, 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी कि विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया जाए।
इसी दिन अर्थात महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और सभी देशों से यह आग्रह किया था कि वे अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें ताकि ये युवा आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में बेहतर योगदान दे सकें। निम्न में से किस हिमालय पशु का प्राकृतिक आपदाओं अथवा दुर्घटनाओं के खिलाफ बीमा कराए जाने का निर्णय लिया गया है? ए हिम तेंदुआ, बी लाल पांडा, सी हिमालयन याक अथवा डी हिमालयन मृग। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमालयन याक। भारत में पहली बार जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे उच्च ऊंचाई वाले हिमालयन याक का बीमा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हां, हिमालयन याक का अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में, याद रखिएगा ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है, दिरांग जो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है, यहाँ पर राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। इसी संस्था अर्थात राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र NRCY के द्वारा अपने पशुओं का बीमा करवाने के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। दोस्तों आइए जानते हैं हिमालयन याक होते क्या हैं और ये मिलते कहाँ हैं। हिमालयन याक एक लंबे बालों वाला पालतू पशु है जो भारतीय उपमहाद्वीप की हिमालयी क्षेत्र, जी हाँ, हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, ऊपरी इलाकों में इनका निवास स्थान होता है। इसके अलावा तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में, उत्तरी नेपाल में जो हिमालय के सेक्शन है, उत्तरी मंगोलिया, जी हाँ, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में उत्तरी मंगोलिया और साइबेरिया तक यह पाया जाता है। चूंकि याक बहुत ठंडे तापमान के आदी होते हैं, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड, जी हाँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जीवित रह सकते हैं, किंतु जब तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो इनके लिए रहना मुश्किल हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये ठंडे इलाकों में रहने वाले पशु हैं। भारत में याक की कुल आबादी लगभग 58,000 है, 58,000 है। इसकी सबसे ज़्यादा आबादी केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरेटरी लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर इसकी सर्वाधिक आबादी है हिमालयन याक की। इसके पश्चात सर्वाधिक संख्या में ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, इसके पश्चात सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में यानी दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में और उत्तराखंड में मिलती है। यानी वे इलाके जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है उसके ऊंचाई वाले इलाकों में यह मिलते हैं। दोस्तों याक का शरीर लंबे, घने और खुरदरे बालों से ढका होता है। कुछ लोग इसे तिब्बत का बैल भी कहते हैं। जी हाँ, हिमालयन याक को कुछ लोगों के द्वारा तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। इसे चमड़ी या चंवड़ी या सुरा गाय भी कहा जाता है, ये इसी के नाम हैं। चमड़ी, चंवड़ी अथवा सुरा गाय हिमालयन याक को ही कहा जाता है। देश का पहला ग्रेन एटीएम, जी हां, अनाजों का एटीएम निम्नलिखित में से किस राज्य में आरंभ किया गया है? 4 विकल्प हैं आपके पास, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश अथवा डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है बी हरियाणा। देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम, जी हां, गुड़गांव हरियाणा में आरंभ किया गया है। यह ग्रेन एटीएम एक बार में 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है, इतनी क्षमता है इस एटीएम में। ग्रेन एटीएम की स्थापना से राशन की मात्रा के समय और सही माप से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। इसकी ये खासियत है। इस मशीन के आने से ये सुविधाएं अब उपलब्ध हो चुकी हैं और इसमें जो अनियमितताएं बढ़ती जाती थी उस पर नियंत्रण लाया जा सकेगा। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 4 विकल्प हैं, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ए बिहार। एशिया और देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में पटना स्थित पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में वर्तमान में लगभग 1455 डॉल्फिन मौजूद हैं। जी हां, 1455 डॉल्फिन मौजूद हैं गंगा नदी में।
दोस्तों ये ध्यान रखें कि गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य जो 3 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियां हैं विश्व में, वे हैं चीन की यांगत्से नदी, पाकिस्तान की सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी। इन 3 नदियों में भी ऐसी डॉल्फिन मिलती है जैसे हमारे गंगा में। तो विश्व में ये 4 प्रमुख डॉल्फिन की प्रजातियां हैं जो मीठे पानी में रहती हैं। तो गंगा में जो डॉल्फिन मिलती है ना, तो बिहार के सेक्शन में ये सर्वाधिक संख्या में मौजूद हैं। जो गंगा नदी का प्रवाह बिहार में है उस सेक्शन में, इसलिए पटना का चयन किया गया है जहां पर यह स्थापित किया जाना है। इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिए कि देश की नदियों और महासागरों में जो डॉल्फिन है उसका संरक्षण और सुरक्षा करना इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य है। भारत ने हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त किया है? A फ्रांस, B अमेरिका, C रूस अथवा D जर्मनी। दोस्तों इसका सही आंसर है B अमेरिका। दोस्तों भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से, जी हां आप इस नाम से वाकिफ होंगे, बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। पनडुब्बी रोधी यानी पनडुब्बी को मारकर ध्वस्त करने वाला युद्धक विमान जिसका नाम है P-81, यह प्राप्त हुआ है भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को। रक्षा मंत्रालय ने इस विमान के लिए 2009 में पहली बार ऐसे 8 विमानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे बोइंग कंपनी के साथ। किस विमान के लिए? P-81 विमान के लिए। बाद में 2016 में 4 अतिरिक्त P-81 विमानों के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस तरह कुल संख्या हो गई 12, 8 2009 में और 4 2016 में। तो इसी क्रम में 10वां जो विमान है ना P-81, वो प्राप्त हुआ है इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को। तो विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर जो किए गए थे उसी के अनुरूप ये डिलीवरी हुई है। अब शेष 2 विमान बचे हैं जो आने हैं भारत, तो इसकी आपूर्ति इस साल के अंत में यानी 2021 के आखिरी तक आ जाने की संभावना है। दोस्तों P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ध्यान रखिएगा ये लंबी दूरी तय कर सकती है। अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग में लाई जा रहे इसी का एक वेरिएंट है P-8A पेसोडॉन, जो अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, लेकिन अमेरिकी नौसेना इसे किसी अन्य देश को नहीं देती है। इसी का एक वेरिएंट है P-81 जो भारत को मिला है, और अमेरिका से बाहर भारत ऐसा पहला देश है जिसे यह विमान प्राप्त हुआ है। इसलिए यह ध्यान रखेंगे कि भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक है। आपके लिए मैं ये बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग है, जो अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में सिएटल नामक स्थान पर इसकी फैक्ट्री कंपनी मौजूद है, जहां पर ये बोइंग विमान बनती है और यात्री विमान बनाने वाली है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो बोइंग है। इसके पश्चात यूरोपियन एजेंसी एयरबेस है जो फ्रांस में है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ने भारत के किस विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय अथवा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। 4 विकल्प हैं आपके पास, लेकिन इसका सही आंसर है B दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने नई दिल्ली विश्वविद्यालय, जी हां DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति बंग बंधु मुजीबुर रहमान के नाम पर बंग बंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। जी हां, वर्तमान प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की हैं शेख हसीना, इनके पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। यह चेयर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित करने और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं जयंती के अवसर पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। जी हां, 1971 में बांग्लादेश एक नए मुल्क के रूप में अस्तित्व में आया, तो उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। इसी उद्देश्य से जो भारत और बांग्लादेश के बीच विशेष संबंध है, इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर की स्थापना की गई है। अगर आपको मेरा यह प्रयास
सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।